हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा 11वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट, यही है हमारा नारा और यही हमें आगे बढ़कर बढ़ना है आगे, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का पाठ 6, मेरी वियतनाम यात्रा का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हां, लेखक हैं भोला पासवान शास्त्री जी, जो कि बिहार राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम जानने वाले हैं सबसे पहले लेखक परिचय, उसके बाद हम चलेंगे पाठ की व्याख्या पर और साथ ही साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, ताकि आपको परीक्षाओं में हेल्प मिल सके। क्योंकि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो आपकी सहायता करते हैं। चलो बेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं भोला पासवान शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें जो हमें प्रेरणा प्रदान करेंगी। नाम है भोला पासवान शास्त्री जी। जन्म हुआ सन 1914, निधन 1984। कहां पर जन्म हुआ? बैरगाछी, जिला पूर्णिया, बिहार। पिताजी का नाम धूसर पासवान। शिक्षा बिहार विद्यापीठ पटना एवं काशी विद्यापीठ से 1940 में स्नातक मतलब ग्रेजुएट हो गए। हिंदी में स्नातक कहते हैं, स्नातकोत्तर मतलब पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है। कार्यवृत्ति क्या है? छात्र जीवन से स्वाधीनता आंदोलन और राजनीति में सक्रिय। हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, ये कहावत होती है और यही है यहाँ का चरितार्थ कि उनको छात्र जीवन से ही जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें उनका रुझान बढ़ता गया, स्वाधीनता आंदोलन में। फिर सन 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी आपने अवश्य सुना होगा, पढ़ा होगा कि बिहार में ऐसा आंदोलन हुआ था जहां छोटे छोटे बच्चों को भी मतलब या कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हो गए थे। बड़ा ऐसी ज्यादती या कहें कि क्रूरता या शोषण अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किया जाता था, इसमें भी आपने भागीदारी ली। 21 माह कठोर कारावास, 21 माह तक कठोर कारावास, जिसके अंदर कई तरह की यातनाएं और प्रताड़नाएं भी दी जाती हैं। 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ठीक है, इसके आप सदस्य भी रहे। और देखते हैं आपसे जुड़ी कुछ खास बातें। देखिए, सन 1952 के आम चुनाव में धमदाहा कोढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल। याद रखिएगा, सन 1957, 1962, 1967 के चुनावों में विधायक बने। मार्च 1968 से जनवरी 1972 तक की अवधि में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री। अच्छा, 68 से 72, 69, 70, 71, 72। 1972 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए और फरवरी 73 में केंद्रीय मंत्री भी बने। अप्रैल 1976 में पुनः राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 1982 तक संसद सदस्य के रूप में आपने सेवाएं दी। राजनीतिक जुड़ाव, लगन के साथ कार्य करना, जनता के हित में सदैव तत्पर, ये रहा भोला पासवान शास्त्री जी का रुझान और यही उनको मतलब ले गया है ऊंचाइयों पर। समर्पण, किसी भी कार्य के प्रति हमारा समर्पण ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के बेटा। ये नहीं कि हम भला कर दें फिर हमारा भी भला हो जाएगा। जब यदि स्वार्थ की भावना आ गई तो फिर मत कहना कि हम किसी की हेल्प कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा होगा मेरे साथ तभी मैं किसी की हेल्प करूंगी। ये विचार नहीं, बस कर्म करते चलो बिना फल की चिंता किए। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता मत कीजिए, बस कर्म करते रहिए। फल की चिंता परमात्मा करेगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्ज, एक ही कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चलें। संपादन से भी जुड़े हैं। पूर्णिया से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्र संदेश का संपादन, पटना के हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी एवं कोलकाता के दैनिक पत्र लोकमान्य के संपादक मंडल में भी सदस्य रहे। कृति, अब रचना देखिए उनकी, वियतनाम की यात्रा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली से सन 1983 में प्रकाशित। अभी अभी हमने देखा कि सन 1914 से सन 1984 तक का लेखक का जीवन काल रहा और मृत्यु से 1 वर्ष पहले ही आपकी वियतनाम की यात्रा प्रकाशित हुई। अन्य लेख और टिप्पणियां भी लिखे हैं जो कि अब तक अप्रकाशित हैं, प्रकाशित नहीं हुए हैं। अब हम चलते हैं लेखक की यात्रा पर। लेखक के साथ हम भी यात्रा पर जाना चाहेंगे और देखेंगे कि लेखक कहाँ गए, क्या क्या अनुभव हुआ उनको। तो यहां पर पहले ही पंक्ति में लिखा है लेखक ने कि स्मृति पर जोर डालने पर कुछ याद आ रहा है। शायद बात लगभग 40 या 40 से अधिक वर्ष पुरानी हो। स्मृति पर जोर डालने पर लगता है कि बात कोई 40 वर्ष की पहले की हो सकता है या फिर उससे भी 2-4 वर्ष पहले। एक दिन बड़े अलस और अन्य मनस्क भाव से हिंदी के किसी मासिक पत्रिका के पन्ने उलट पलट रहा था। लेखक ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं कि ऐसे ही बेमन से, जैसे पत्रिका रखी है, चलो कुछ नहीं देख लें जरा पलट कर, और उस पत्रिका में उन्हें एक पेंसिल स्केच, एक छवि दिखाई दी। उस छवि से लेखक भोला पासवान शास्त्री जी इतने प्रभावित हुए कि देखिए उन्होंने कितने अधिक विशेषणों का प्रयोग किया है उस छवि के लिए, उस इमेज के लिए, उस स्केच के लिए। लेकिन कहते हैं ना, पारखी नजरिया, हर एक व्यक्ति हर एक के गुणों को परख नहीं सकता है। जो स्वयं गुणी होता है वही दूसरों के गुणों को परख सकता है। ये भी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि जैसे कोई हमें नहीं समझ रहा है, कोई हमें नहीं सुन रहा है, तो आप बुरा मत मानो, क्योंकि यदि हम में गुण हैं तो वो गुणी व्यक्ति भी हमारे समक्ष अवश्य आएगा कभी ना कभी, जो हमारे गुणों की परख करेगा और हमें आगे तक ले जाएगा। भोला पासवान शास्त्री जी ने पत्रिका में एक चित्र देखा जो कि पेंसिल से बना हुआ था, और देखिए फिर क्या हुआ। हठात अचानक एक पन्ने पर पेंसिल स्केच की एक तस्वीर दिखी। बड़ा दुबला पतला, सादगी का नमूना एक आदमी, लेकिन व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरणाप्रद, चमत्कारी, तेजस्वी और मैजेस्टिक। फेफड़ों में प्राण वायु फूंकने वाला महामानव, शायद कोई मसीहा, राजनीतिक फकीर जैसा, सत्यवाद साची। उनकी लहसुनुमा दाढ़ी बड़ी फबती थी। यहां पर उन्होंने उनकी शारीरिक बनावट का जिक्र किया है, जो भी पेंसिल स्केच उन्होंने देखा लेखक ने। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कुछ शायद हमसे भी बन जाए कि एक दुबला पतला सा, नहीं यार ऐसा नहीं, कोशिश हम फिर करेंगे क्योंकि हम पेंटर तो है नहीं भैया, तो आप ये ना सोचें कि क्या है। फिर से कोशिश करेंगे। देखो मान लो ऐसे देख लेते हैं, फिर हम यहाँ बना दें आँखें और ऐसा चेहरा। अब उन्होंने बताया है उनकी लहसुनुमा दाढ़ी, तो लहसुनुमा दाढ़ी बना देते हैं हम थोड़ा थोड़ा। दुबला पतला शरीर बताया है उनका, ठीक, दुबला पतला शरीर बताया है। कुछ इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसा हो। अब हम, भाई मैं बता रही हूँ कि पेंटर नहीं हैं हम, लेकिन अपन कोशिश कर लेते हैं कि कुछ इस तरह की लहसुनुमा, मतलब ऐसी नहीं, यहाँ से पतली सी दाढ़ी रहती है, तो इस तरह का उनका बनाया उन्होंने
व्यक्तित्व, अब इमेज जैसी भी हो इस तरह से उनको दिख गई। ठीक है, दुबला पतला सादगी का नमूना एक आदमी, व्यक्तित्व, ठीक है। अब देखिए, व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरणाप्रद, चमत्कारी, तेजस्वी और मैजेस्टिक। सच में जब उस छवि को, जब उस इमेज को लेखक ने पत्रिका में देखा तो लेखक देखते ही रह गए। उनकी लहसुन नुमा दाढ़ी उन पर बड़ी फबती थी, बड़े अच्छे लगते थे, ऐसे थे वे। इसलिए उनको कह दिया कि ऐसे लगते थे जैसे वो फेफड़ों में प्राणवायु फूंकने वाले हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनके होने से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों से हम नहीं कहते अरे भाई उनका साथ हमें पॉजिटिव वाइब्स देता है, बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही थे। महामानव, कोई मसीहा, राजनीतिक फकीर जैसा। सत्य, उनकी लहसुनुमा दाढ़ी बड़ी फबती थी। उनकी बाहर की आकृति से भीतर की प्रतिकृति परिलक्षित हो रही थी। जिस तरह का व्यक्तित्व था उनका, उसी तरह का उनका हुलिया भी था, रहन सहन का तरीका भी था। कुछ लोग एकदम देखते ही लगते हैं कि अरे वाह क्या व्यक्तित्व है, और सोने पर सुहागा तो तब हो जाता है जब वो जैसे दिख रहे वैसा ही उनका व्यक्तित्व हो। इसलिए लेखक ने लिखा है कि उनकी बाहर की आकृति से भीतर की प्रतिकृति परिलक्षित हो रही थी, कि जितने अच्छे वो दिख रहे थे ना, समझ में आ रहा था कि ये भीतर से कितने अच्छे होंगे। व्यक्ति की आंखों में नजर आता है कि वो क्या है, और जब हम जिस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं तो हमें लगता है ये वाह क्या बात है। और सच में उसके गुण भी यदि उसी तरह के निकल आते हैं, या हमें सुनाई देता है, या हमें पढ़ने में आता है, तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। देखकर ऐसा लगा जैसे मैंने कोई निधि पाली हो। लेखक ने अनुभव किया कि ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अमूल्य निधि पाली हो। सद स्नात सचित्त प्रसन्न होठा, वे कौन हैं, कहाँ के हैं और क्या है, कुछ भी जानने की सुधि नहीं रही। बस मेरा मन तो इतना प्रसन्न हुआ कि मैं सोच ही नहीं पा रहा था, देखता ही रह गया उस तस्वीर को। उतने ही कलात्मक ढंग से उस तस्वीर के नीचे छोटे छोटे हरफों अर्थात अक्षरों में लिखा था हो ची मीन। इतने वर्ष पहले देखी हुई उस तस्वीर की जीवंतता तथा प्रभावकारिता बराबर मेरे मानस पटल पर आज भी अंकित रही है। सोच लो 40-45 वर्ष पुरानी जब उन्होंने ये तस्वीर देखी होगी, स्केच जो भी पेंसिल से बनी हुई, उस समय का जो जो उनकी याददाश्त थी, स्मरण शक्ति थी, वो छवि आज भी उनके मस्तिष्क में यथावत है, एज इट इज है। तो वो व्यक्तित्व लेखक को कितना उस व्यक्तित्व ने लेखक को प्रभावित किया होगा। वह तस्वीर अंततः सलिला फल्गु नदी की तरह मेरे हृदय को सींचती रही, जैसे नदी हमेशा दूसरों के लिए होती है। आपने सुना होगा रहीमदास जी का दोहा कि वृक्ष कबहु ना फल भके, सरवर पियहि ना पानी। वृक्ष, सूर्य, किरण, लताएं, ये नदियां, सब कुछ अपना संपूर्ण जीवन परोपकार में लगा देती हैं। तो ऐसा ही लेखक को हो ची मीन, जो कि वियतनाम के राष्ट्रपति रहे थे, उनकी तस्वीर को देखकर महसूस हुआ लेखक को। कुछ दिनों बाद उस महान विभूति की कहानी पढ़ने को मिली। अब क्या हुआ, अब जैसे ही उन्होंने देखा पेंसिल स्केच, तो अब उनकी छवि या उनकी इमेज उनकी आंखों में बस गई। लकीली हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद लेखक को उस महान विभूति की कहानी भी पढ़ने को मिल गई। किस्मत की बात है। कहा जाता है कि जिस बारे में हम सोच लें, जिस कार्य करने के बारे में हम ठान लें, तो वो कार्य संपन्न होकर ही रहता है। बस नियत साफ होनी चाहिए, जज्बा ऐसा होना चाहिए, जिद ऐसी होनी चाहिए कि मुझे तो ये कार्य करना ही है। ठीक है, आज से लगभग 90 वर्ष पहले जब वियतनाम विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, आज से अब अपने वर्तमान समय से लेखक कहते हैं कि लगभग 90 वर्ष पहले की बात, जब वियतनाम विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ था।
जैसे भारत भी लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स के फंदे में जकड़ा हुआ था। फिर कैसे हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने आओ देखा ना ताओ अपनी परवाह किए बिना मां भारती को आजाद कराया। ठीक उसी तरह से वियतनाम भी गुलाम था, शिकंजे में जकड़ा हुआ था और उसकी अपनी राष्ट्रीयता अंधकार से ढकी हुई थी। स्वयं का कोई वजूद नहीं था। वियतनाम में अपनी सत्ता नहीं थी, दूसरे का शासन था, और जब दूसरे के गुलाम रहते हैं तब कुछ भी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उन्हीं दिनों वहां की भूमि पर उस महान पुरुष का जन्म हुआ। उन्होंने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर सतत का अर्थ होता है लगातार उन्नति की दिशा में अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन किया। अब जब किसी देश पर किसी दूसरे देश का शासन होता है तो वहां की जनता असहाय महसूस करती है, और ऐसा ही हो रहा था वियतनाम की जनता के साथ। तब इस महान विभूति ने जन्म लिया, राजनीति में आए, लोकतंत्र हुआ और वहां की जनता को बहुत ही ऐसा उन्होंने मार्गदर्शित किया कि किस तरह से हमें अपना जीवन बिताना है। अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास ना हो। इस कथन का अर्थ यही है कि यदि हम चाहें कि हम ऊंची छलांग लगाकर आसमान पर पहुंच जाएंगे तो असंभव है। सीढ़ी दर सीढ़ी हमें पहले अपने आप को देखना है। जैसे हम कहते हैं ना भाई, विश्व को स्वच्छ रखना है। छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूं आपको कि हमें विश्व को स्वच्छ रखना है। यदि हम अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे, अपने घर अपने परिवेश को स्वच्छ नहीं रखेंगे, तो क्या हम विश्व भर को स्वच्छ रख सकते हैं? विश्व की छोड़िए, क्या हम अपने सिर्फ देश को स्वच्छ रख सकते हैं जब हम अपने आप का और अपने घर की स्वच्छता का ध्यान नहीं दे रहे? क्या हम अपने देश को स्वच्छ रख सकते हैं? नहीं ना। बस तो इसका मतलब यही है कि अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती। तब तक अंतर्राष्ट्रीयता नहीं पनप सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास ना हो। तो हमें पहले स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का विकास करने के लिए तत्पर होना होगा, तभी जाकर हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से विकास कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्रांति, बलिदान और त्याग का संदेश दिया, पैगाम दिया। सभी लोगों ने उनकी बात मानी और उनके पद चिन्हों का पालन करते हुए आगे बढ़े। इसलिए तो वे विश्व दृष्टा कहलाए और विश्व विश्रुत भी हुए। इसमें संदेह नहीं कि उनका जीवन कभी नहीं सूखने वाले प्रेरणा स्रोत के समान बना रहेगा और मानव मात्र को त्याग, बलिदान, आजादी के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता रहेगा। एक ऐसे शीतल छाया प्रदान करने वाले वृक्ष के समान जो स्वयं अपने लिए कुछ नहीं रखता। दोहा अवश्य आपने सुना होगा, वृक्ष कबहु ना फल भके सरवर पियहि ना पानी। ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये स्वयं के लिए कुछ नहीं करते हैं, इनके मन में परोपकार की भावना है। एक घना वृक्ष फल देता है, छाया देता है, सूखने के बाद भी उसकी टहनियों का क्या क्या नहीं बनता, सबके लिए सब कुछ करता है। तो यही उन्होंने भी किया। हो ची मिन्ह का जो है उन्होंने परिचय दिया है लेखक ने कि वे एक इसी तरह के बने रहे और विश्व दृष्टा कहलाए, साथ ही साथ विश्व विश्रुत हुए। लोगों ने पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। कैसे? क्योंकि उनके जो गुण थे, उनके जो कर्म थे, उनका जो समर्पण भाव था वो लोगों की तरह नहीं था, सामान्य लोगों की तरह नहीं था। दिन बीतते गए, जब बिहार से दिल्ली आया तो सबसे पहले मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला। आप बताइए, अब धीरे से समझते जाइए अच्छे से कि लेखक का जो जन्म हुआ वो आपने देख लिया 1914 में। फिर बिहार के 3 बार वे मुख्यमंत्री रहे। अब बिहार से पहली बार उन्हें, जब वो बिहार से दिल्ली आए ना, तो सबसे पहले उन्हें मॉरिशस जाने का मौका मिला। बड़ा आनंद आया। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। अब जब कभी कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है वहां चला जाता हूं। भरसक प्रयत्न करता हूं कि उस अवसर को हाथ से ना जाने दो। वियतनाम की यात्रा के बारे में भी यही बात है। मेरी जीवन यात्रा के लगभग 10 दिन वियतनाम में बीते हैं। अब लेखक ने यही बताया है कि उनकी यात्रा के लगभग 10 दिन वियतनाम में बीते हैं और वहां का जो उन्होंने जिक्र किया है वो तो अविस्मरणीय है। इस शब्द को आप याद रखिएगा बच्चों, अविस्मरणीय।
अविस्मरणीय। इसका अर्थ होता है कभी ना भूलने वाला, अविस्मरणीय, जो कभी ना भुलाया जा सके। तो उनकी जो वियतनाम की यात्रा थी और वहां पर उन्होंने जो 10 दिन बिताए लेखक ने, वे अविस्मरणीय दिवस थे। समय पर घोषणा हुई, मित्रों ने यात्रा शुभ हो कहकर विदा किया। हम एयर इंडिया के बोइंग विमान 707 में आ गए। फिर अंतिम घोषणा हुई कि अब विमान टेक ऑफ करने वाला है। विमान धीरे धीरे रनवे पर बढ़ने लगा, रफ्तार तेज होती हुई जान पड़ी और देखते देखते उसने धरती से अपना नाता तोड़कर आसमान से अपना संबंध जोड़ दिया। कब कैसे शू ऐसे जा रहा था और कब वो आसमान पहुंच गया, धरती यहीं रह गई, पता ही नहीं चला। फिर अपनी गति को तेज करता हुआ आकाश मार्ग से बैंकॉक की ओर चल पड़ा। बैंकॉक जाएंगे, उसके बाद फिर वियतनाम। बैंकॉक तक बिना रुके यात्रा करनी थी, उससे पहले कहीं नहीं रुकना था। जिंदगी का हर कदम मंजिल है, क्योंकि हर एक कदम, कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग की बेटा, हर एक कदम फूंक फूंक कर उठाओ। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार यदि हमसे कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, कोई भूल हो गई, तो उसे पुनः मत दोहराओ। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हम सीख रहे हैं। बार बार यदि हमने वही गलती दोहरा दी, वही मिस्टेक कर दी, तो फिर हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे और हम ऐसी जो भीड़ होती है ना, जिसकी कोई पहचान नहीं होती, वो बनकर रह जाएंगे। इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है। किसी को नहीं पता सांसों की डोरी कितनी मजबूत है, कब किसकी सांसें थम जाएं, वो सब विधाता के हाथ में है। तो क्यों ना हम हर एक पल को पूरी ऊर्जा के साथ बिताएं, अपने कर्म को करते चलें और जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। रात में सोने से पहले परमात्मा को धन्यवाद करें, उठने के बाद प्रभु को धन्यवाद करें कि आपने हमें एक और दिवस दिया। सोने से पहले कि आपने हमें पूरा जो दिन दिया, आपको कोटि कोटि नमस्कार। अन्न, जल, भोजन, स्वास्थ्य, शरीर, सफलता, परिवार, बच्चे, वातावरण, सब कुछ उसकी ही मर्जी से होता है। जिस व्यक्ति के मन में जैसे कोई कर्म करते करते सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाता है और चरम शिखर पर भी पहुंच जाता है, चरम शिखर मतलब सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाता है, और तब यदि तब व्यक्ति के मन में अहंकार नहीं आए, गजब, सच में मतलब कह सकते हैं कि 100 में से ऐसे 2 व्यक्ति ही होते होंगे जो सफलता प्राप्त करने के बाद भी अहंकारी नहीं होते। अक्सर सफलता प्राप्त करने के बाद अहंकार मन में आ ही जाता है। चिंतन की इसी पृष्ठभूमि से मेरी वियतनाम की यात्रा शुरू हुई। धरती के शोरगुल, भाग दौड़ और अस्त व्यस्तता से हजारों फीट ऊपर आसमान के स्वच्छ शांत वातावरण में जीवन की नामालूम कितनी मधुर स्मृतियां मेरे मानस पटल, मस्तिष्क पर तितली की तरह उड़ती हुई नजर आ रही थी। इस तरह मैं अपनी भूली बिसरी यादों में गोते लगा रहा था। जब कभी हम कहीं किसी यात्रा पर जाते हैं तो उस जो यात्रा बड़ी सुखद होती है ना, अच्छे मतलब बहुत अद्भुत सा जहां नजारा देख लें और जो पहले हमने कभी अनुभव नहीं किया हो, तो वो यादें हमारे साथ साथ चलती हैं। सोते जागते हम उन्हीं में खोए रहते हैं। जैसे अभी हम स्कूल के दिनों में नहीं हैं, अब हम पढ़ाने लगे हैं। जब हम पढ़ते थे अभी तक हमें वो सपने आते हैं, हमारे हॉस्टल की मैडम आ गई हैं। कभी ऐसा लगता है कि अरे पेपर शुरू हो गया, जल्दी टाइम पर पहुंचना है। कभी भी आ जाते हैं वो सपने, वो विचार अभी तक हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। तो इस तरह मैं अपनी भूली बिसरी यादों में गोते लगा रहा था कि अचानक कान में कुछ दर्द महसूस हुआ। अक्सर लेखक ने यह भी बताया कि कान के दर्द का कारण तुरंत ही मुझे पता चल गया कि जब भी वे कभी हवाई यात्रा करते हैं तो उनके कान में दर्द महसूस होता है। विमान धीरे धीरे हजारों फीट ऊंचाई से अब नीचे की ओर जा रहा था, लैंड होने वाला था। दूर तक फैली बिजली की रोशनी दिखाई पड़ी। कोई बड़ा शहर मालूम पड़ा। दूर से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे अभी हम नीचे देखते हैं ना, आसमान में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, वैसे ही ऊपर से नीचे देखने पर झिलमिलाहट नजर आती है। कोई शहर आया,
घड़ी देखी, विमान के बैंकॉक पहुंचने का समय हो रहा था। जहां तक दृष्टि पहुंच सकती थी, मैंने विमान से बैंकॉक को देखने की कोशिश की। हॉस्टेस ने सीट बेल्ट बांध लेने और कुर्सी पर सीधा बैठने की घोषणा की, क्योंकि अब नीचे जा रहे थे। विमान आराम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया। बैंकॉक तक की यात्रा सुखद रही। अब यहां पर आपको जाना था, हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो उसके लिए भी उनके लिए आ गए थे कुछ लोग जो उनके स्वागत के लिए खड़े थे। जब हम लोग यहां पहुंचे तब 3 बजे रात का समय था। हम लोगों की घड़ी में 1:30 बजे हुए थे। यहां वहां के समय में 1.5 घंटे का फर्क था। ये हम सब जानते हैं कि देश विदेश में 1.5, 2, 2.5 घंटे का समय रहता है, अंतर रहता है। हम लोगों को वियतनाम में 10 दिन ठहरना था। थाईलैंड और वियतनाम का समय मिलता है, इसलिए हम लोगों ने अपनी घड़ी को बैंकॉक टाइम से मिला लिया। अपना अपना पासपोर्ट, वीजा, टिकट और बैंकॉक में ठहरने के लिए जो फॉर्म दिल्ली में विमान पर बैठते समय हमने भरकर रखा था अपने पास, वो जांच आदि के लिए वहां के दूतावास जो पदाधिकारी थे उनको, जो ऑफिसर्स थे, उनको सौंप दिया कि अब देखो, वहां आपको मुंह से कुछ नहीं कहना है कि मैं ये हूं, मैं यहां से आया हूं। वो सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स या जो भी दस्तावेज हैं वो दिखा देते हैं कि आप कहां के हैं, कहां जा रहे हैं, क्या है। सारी छानबीन के बाद फिर आपको हरी झंडी मिल जाती है और आगे बढ़ जाते हैं। एयरपोर्ट से लगभग 19 किलोमीटर है। अब पहुंचना था शहर, तो एयरपोर्ट से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी है। पहुंचने में लगभग 1.25 घंटा लग गया, मतलब 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। गनीमत समझिए कि अधिकांश यात्री पहले ही एयरपोर्ट से शहर के लिए प्रस्थान कर चुके थे, नहीं तो घंटों लग सकता था। सड़क काफी चौड़ी और बहुत अच्छी थी। मालूम हुआ वह सुपर नेशनल हाईवे है। हम लोगों के ठहरने के लिए होटल ओरिएंट में प्रबंध किया गया। तो होटल ओरिएंट का नाम भी याद रखिएगा कि जब वे वहां पहुंचे तो होटल ओरिएंट में मिला। होटल बैंकॉक के सबसे अच्छे आधुनिक होटलों में से एक है बेस्ट होटल ओरिएंटल। उसमें रोका गया। कमरा ठीक ठाक करने में करीब 1.25 घंटा लग गया। वहां भी अपना नाम, राष्ट्रीयता और पासपोर्ट का नंबर लिखकर होटल के अधिकारियों को भी देना होता है। कहीं भी आप जा रहे हैं, हम अपने ही शहर से दूसरे शहर में ही जाते हैं और कहीं हमें रात्रि बिताना पड़े या इमरजेंसी हो, तब भी हमें अपनी पहचान बतानी होती है। कोई भी बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं देता है। फिर तो आप देश से विदेश गए हैं तो सारा का सारा जो आपके दस्तावेज हैं, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको दिखाकर ही आपको होटल में रोका गया। मुझे 251 नंबर का कमरा मिला था। यह भी लेखक को याद था कि ओरिएंटल होटल थी और कमरा नंबर 251 वह 3री मंजिल पर था। लिफ्ट द्वारा सामान कमरे में पहुंचा दिया गया। बड़ी थकावट थी। जैसे ही बिस्तर देखा उस पर पड़ गए। जैसे हम कहीं थके हारे आते हैं तो वही बाद में देखेंगे, खाना पीना भी बाद में देखेंगे, थोड़ा आराम करना है, ऐसा मन होता है। तो कमरा वातानुकूलित था, एसी था, काफी ठंडा। आते ही बिछावन पड़ा, बड़ी गहरी नींद में सोया। सवेरे 9 बजे आंख खुली और तुरंत सूचना मिली कि 11 बजे तक आपको पहुंचना ही है। एक बार सरसरी नजर से देखा। इस बीच सुरजीत ने जल्दी से तैयार होकर होटल के स्वागत कक्ष में पहुंचने के लिए कहा। 10-11 बजे हमें एयरपोर्ट पर पहुंचना आवश्यक था। उठा 9 बजे। बड़ी हड़बड़ाहट में लेखक तैयार होते हैं, नहा धोकर जो भी, और फटाफट अपने आप को एकदम रेडी करके वहां पहुंच जाते हैं। हम लोग बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आ गए। सामान उतारा गया। तब तक हमें लॉन्ज में बैठाया गया। विमान प्रतीक्षा कर रहा था। आज हम लोग हनोई के लिए प्रस्थान करेंगे। उनकी ये यात्रा थी, हवाई यात्रा थी। मुझे खुशी हो रही थी कि सब ठीक ठाक हो गया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये सब वही है। दोनों दूतावास के लोग विदाई स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। अब विदाई स्वागत सी ऑफ करना है। घोषणा हुई, हम लोग एक विशेष रास्ते से हांगकांग वियतनाम विमान के पास लाएगा। हांग मतलब मार्ग, खोंग मतलब हवा, तो हवाई यात्रा, ऐसा कुछ। वियतनामी भाषा में होंग का अर्थ मार्ग, खोंग का अर्थ हवा, अंग्रेजी में से एयर वियतनाम कहते हैं। बहुत बढ़िया। हम लोग एक एक करके विमान के भीतर आ गए। विमान हम लोगों को लेकर बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से
वियतनाम की राजधानी हनोई के लिए उठा। अब याद रखिएगा, वियतनाम की राजधानी है हनोई, ठीक है, और ये भी अपने किसी खास बात के लिए काफी प्रसिद्ध है। देखो, थोड़ी देर बैंकॉक शहर के ऊपर मंडराते हुए विमान अपनी मंजिल पर चल पड़ा। मैंने एक बार विमान से बैंकॉक को फिर देखा, इसके बाद वह नजर से ओझल हो गया, गायब हो गया। आसमान में कुहासा छा गया, धुंध सी छा गई, इसलिए धरती की चीजें बहुत कम दिखाई देने लगी। आप भी जानते हैं कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो नीचे की चीजें चींटी जैसी नजर आने लगती, छोटी छोटी। जहां कुहासा घना नहीं होता वहां कभी गांव, कभी खेत, नदी, खेत खलियान, जंगल दिखाई देते। 1.5 घंटे की उड़ान के बाद अचानक एक बड़ी सी नदी दिखाई दी, और ऊंचाई से नदी तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पतला सा कुछ हो, सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर, आकर्षक, मनोहारी, काफी बड़ी नदी मालूम पड़ी। श्री पार्थ सारथी ने बताया कि है मैंगकांग नदी है, मैंगकांग नदी, जिसको महागंगा भी कहा जाता है। देखिए, श्री पार्थ सारथी ने बताया कि यह मैंगकांग नदी है। नाम सुनकर लगा जैसे वर्षों से मैं इस नदी के बारे में जानता हूं। लेखक ने पहले इस नदी के बारे में पढ़ा था, और जिस चीज का हमने पहले नाम सुना हो या जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो तो तुरंत हमारा मस्तिष्क उससे कोरिलेट कर लेता है, सहसंबंध स्थापित कर लेता है। तो यही लेखक के साथ हुआ। जैसे ही उनके साथी ने बताया कि यह मैंगकांग नदी है तो लेखक तुरंत दिमाग ने कहा कि अरे, इस नदी के बारे में तो मैंने पहले सुना है। जब वियतनाम अमेरिका से लड़ रहा था उस समय ना मालूम कितनी बार इस नदी का नाम दुनिया भर के समाचार पत्रों में आया करता था। जब अमेरिका और वियतनाम दोनों आमने सामने थे तब इस नदी का नाम बड़ा आता था, मैंगकांग नदी। लगा जैसे इस महानदी के साथ मेरा बड़ा गहरा भावनात्मक संबंध है। जब तक मैंगकांग मेरी नजर से ओझल नहीं हो गई मैं उसे देखता ही रहा। एक अज्ञात आध्यात्मिक तृप्ति का पूर्व अनुभव हुआ मुझे। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं कि वहां मैंगकांग नदी महागंगा के नाम से मशहूर है, और गंगा तो पवित्रतम नदी मानी जाती है। तो मैंगकांग नदी को महागंगा के नाम से जाना जाता है, वो भी दूसरे देश में, विदेश में। यह कितनी बड़ी बात है, सच में यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तिब्बत से निकलती है और लाओस, कंबोडिया में बहती चली जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि मैंगकांग नदी कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और लाओस, कंबोडिया में बहती चली जाती है। इस तरह देखते देखते विमान वेंचियन हवाई अड्डे पहुंचा और केवल 20 मिनट तक वहां रुका। वेंचियन लाओस का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब यह भी आप याद रखिए कि वेंचियन क्या है। वेंचियन लाओस का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लगभग सभी यात्री यहां उतरे। कैंटीन में बड़ी मुश्किल से चावल की बनी पाव रोटी और चाय मिली। अच्छा, एक और बात मैं बच्चे आप लोगों से पूछना चाहती हूं। जैसे लेखक ने जिक्र किया है कि चावल की बनी पाव रोटी और चाय मिली। बेटा, बिहार में मुख्य रूप से चावल की खेती होती है क्या? अच्छा, आप लोग मुख्य रूप से भोजन में क्या लेते हैं और वहां की क्या प्रसिद्ध चीज है खाने में? जैसे नाश्ते में मुंबई का बड़ा पाव, गुजरात के खाखरा, फाफड़ा, ये सब पसंद है, ढोकले। इडली सांभर कहाँ का है? साउथ इंडियन। और आप मुझे बताइए बिहार, अच्छा बिहार का फेमस फूड तो बताइएगा, साथ ही साथ आप अपने अपना जो आपको बहुत पसंद हो उस व्यंजन का नाम भी बताइए कि आपको क्या खाना पसंद है, बताना मुझे, ठीक है, कमेंट करके। इस क्षेत्र में प्रायः चावल की बनी पाव रोटी मिलती हैं। विमान उड़ने का समय हो गया, घोषणा हुई। सभी यात्री विमान के अंदर आ गए और अपनी अपनी जगह पर बैठे। वेंचियन से हनोई पहुंचने में कुल 1.5 घंटे लगे। वेंचियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लाओस का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जिस हवाई अड्डे पर विमान उतरा उसका नाम जियालाम है। अब वेंचियन से गए, अब फिर एक दूसरे हवाई अड्डे पर पहुंचे जिसका नाम जियालाम है, ठीक है। विमान द्वारा हनोई आने के लिए यह अंतरदेशीय मतलब देश देश के अंदर वाला, ठीक है, हवाई अड्डा सबसे नजदीक है। ज्यों ही हांगकांग जियालाम हवाई अड्डे पर उतरा विमान,
वियतनामी अफसर कहिए या वियतनामी पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ता कहिए, बड़ी तेजी से विमान के अंदर आकर हम लोगों में से प्रत्येक से मिले, अगवानी करने पहुंचे। जब भी कोई आते हैं, जैसे हमारे परिजन आते हैं, अतिथि आते हैं, जब उनका प्रसन्नचित होकर हम स्वागत करते हैं तो उनको कितना अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई अतिथि तो आप जानते हो ना, अतिथि मतलब बिना तिथि के अतिथि, भाई नाम ही दिया है, जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो अतिथि कहलाता है। लेकिन कभी कभी लोगों को देखा है कि कोई अतिथि आ जाए तो बड़ा अजीब सा महसूस करने लगते हैं। मेरे बच्चों, आप लोग ध्यान रखना कि यदि किसी ने दरवाजा खटखटाया, डोरबेल बजाई, और भले ही वो रात के 12 क्यों ना बज रहे हैं, माना आपकी नींद डिस्टर्ब हुई, आपको सुबह जाना है, अपने अपने कार्य करना है, लेकिन जबकि वो आ ही गए हैं तो मुस्कुराहट के साथ क्यों ना उनका स्वागत किया जाए। आ गए, अब ये कदापि ना सोचें कि अब कौन उनसे खाने पीने की पूछे, वो तो खाकर आए होंगे। एक बार पूछ लिया जाए कि चलिए आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, हम भोजन तैयार करते हैं। यदि वो वास्तव में खाकर आए हैं, तुरंत कहेंगे नहीं 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 नहीं, खाना खाकर ही आए हैं, बस हमने सोचा कि सोने के लिए जगह मिल जाए या रात्रि बिताने के लिए। फिर भी आप दूसरी बार कहेंगे नहीं, देखिए अपना ही घर है, आप लोग बिल्कुल भी औपचारिकताएं ना निभाएं, फॉर्मेलिटीज ना करें, अपना ही घर है, हम तुरंत गर्मा गर्म खाना बनाकर आपको खिलाते हैं। फिर वो कहेंगे नहीं भाभी जी, नहीं दीदी, नहीं भाई साहब, जो भी, सच में हम लोग खाना खा के आए थे, बस सोना है, बस आप बता दीजिए बिस्तर कहाँ है। तब जाकर हमें संतुष्टि होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आ गए, पानी पी लीजिए और नींद भरी आंखों में हम चले गए अपने बेडरूम में सोने, ये गलत होगा। जब कोई हमारे घर आता है तो प्रसन्नचित होकर उसका स्वागत करना है। देखिए कितने अच्छे से वहां के लोग हर एक व्यक्ति से मिले विमान में आकर। अब जैसे ही जियालाम हवाई अड्डे पर उतरा उनका विमान, तो वियतनामी अफसर, जो भी ऑफिसर, अफसर मतलब ऑफिसर्स कहिए या फिर कहें वियतनामी पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ता कहिए, बड़ी तेजी से विमान के अंदर आकर हम लोगों से प्रत्येक व्यक्ति से मिले। दूसरों ने गाइड और दुभाषिया का काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने विमान से उतरने के बाद ज्यों ही वियतनाम की भूमि का पहली बार स्पर्श किया, वियतनामी कमेटी ऑफ सोलिडेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज के पदाधिकारियों और उनके सहयोगियों ने गुलदस्ता भेंट करके हम सबका स्वागत किया। हम लोगों के आगमन से वे बड़े प्रसन्न दिखे। जब सामने वाला प्रसन्न दिखता है तो जिसको देखकर कोई प्रसन्न होता है ना, उसकी और 2 गुनी 4 गुनी प्रसन्नता बढ़ जाती है। और प्रसन्नता हर एक को सुख देती है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, कर्म करते चलिए, बस यही मैं हमेशा कहती हूं। अब क्या हुआ, विमान से थोड़ी ही दूर पर हम लोगों के लिए मोटर गाड़ी खड़ी थी। अब जैसे ही हम विमान से उतरे, थोड़ी दूरी पर मोटर गाड़ी खड़ी थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रत्येक सदस्य के व्यवहार के लिए एक एक मोटर गाड़ी की व्यवस्था थी। प्रत्येक सदस्य के लिए किसको कहां जाना है, सबको एक एक मोटर गाड़ी अलॉटेड थी। प्रत्येक के साथ वियतनाम कमेटी ऑफ सॉलिडेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज का एक वरीय सदस्य और दुभाषिया का प्रबंध था। मोटर गाड़ी बड़ी थी। पूछने पर बताया गया कि ये गाड़ियां सोवियत रूस की बनी हुई हैं। अब हम लोग हनोई शहर की ओर चल पड़े। सड़कें देखा तो साधारणतया अच्छी हैं। शहर में प्रवेश करने से पहले रेड रिवर पार किया। यह बहुत बड़ी नदी है, रेड रिवर के नाम से जानी जाती है। कहां के लिए निकले, हनोई के लिए। शहर की ओर चल पड़े और शहर में प्रवेश करने से पहले रेड रिवर को पार करना है। ठीक है, रेड रिवर को पार करके ही हनोई शहर पहुंचा जा सकता है। वियतनाम की एक मशहूर नदी रेड रिवर, नदी पर लंबा सा पुल है। बीच से रेलगाड़ी आती जाती है और दोनों बाजू सड़क है जिस पर मोटर, बस, ट्रक आदि और पैदल यात्री भी आते जाते हैं। इसी रेड रिवर के किनारे वियतनाम की राजधानी हनोई बसा हुआ है। अब रेड रिवर के नदी के किनारे ही क्या बसा हुआ है बच्चों, वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी है हनोई, जो कहां बसा है, रेड रिवर के किनारे। याद रखना,
वियतनाम की राजधानी हनोई। कहां है हनोई? अरे रेड रिवर है, बहुत बड़ी, उसी के किनारे बसा हुआ है। क्या? हनोई। क्या है हनोई? वियतनाम की राजधानी। ये इस तरह से आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे बताया गया कि सन 1982 तक हनोई नगर की आयु 900 वर्ष हो जाएगी। अब लेखक को यह पता चला कि सन 1982 तक हनोई नगर की आयु 900 वर्ष हो जाएगी, यानी का तात्पर्य 900 वर्ष पूर्व बसा ये शहर है। शहर में प्रवेश करते समय हनोई लोकोमोटिव रोड और हनोई रेलवे जंक्शन देखा। उसी समय एक रेलगाड़ी हाईफोंग से यात्रियों को लेकर हनोई जंक्शन पहुंच रही थी। डिब्बों में यात्री भरे थे। रास्ते में सड़कों के किनारे मकानों, बाजारों और हनोई नगर निवासियों को आते जाते देखा। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कभी नए देश में चले जाएं, तो वहां का हर एक, चाहे वो सड़क हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे छोटी सी होटल हो, तो कुछ भी हो, उसको हम देखते हैं। जबकि हमारा जहां अपना निवास स्थान होता है, अपना शहर होता है, उसको हम बार बार देखते हैं तो उसको बस ठीक है ठीक है। लेकिन दूसरे जगह को, जैसे भोपाल शहर की हम बात करें तो झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो देखने योग्य हैं। कभी समय मिले तो भोपाल आइएगा जरूर। तो लेखक भी देख रहे हैं। लेखक ने क्या देखा कि शहर में प्रवेश करते समय हनोई लोकोमोटिव रोड और हनोई रेलवे जंक्शन देखा। उसी समय एक रेलगाड़ी हाईफोंग से यात्रियों को लेकर हनोई जंक्शन पहुंच रही थी। डिब्बों में यात्री भरे थे। रास्ते में सड़कों के किनारे मकानों, बाजारों और हनोई नगर निवासियों को आते जाते देख रहे थे कि ये सब चल रहा है। हनोई वियतनाम की राजधानी, ये जो हनोई शहर है वो रेड रिवर के किनारे बसा हुआ है। अब हम लोग अतिथिशाला के पास आ गए। अतिथिशाला, गेस्ट हाउस। यह है अतिथिशाला, औपनिवेशिक काल में बनी थी। जब वियतनाम स्वतंत्र नहीं हुआ था तब की यह अतिथिशाला है। अतिथिशाला से थोड़ी दूर पहले हम लोग मोटर से उतर गए और सड़क के दोनों किनारे रंग बिरंगे वेश में बालक, बालिकाएं, जवान और वृद्ध जो स्वागत के लिए खड़े थे। क्या बात है! अक्सर क्या होता है, जब भी स्वागत करते हैं तो या तो घर के बड़े बुजुर्ग जाएंगे जयराम जी की, या जो भी नमस्कार, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जो भी है करेंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए, बच्चे, युवक, वृद्ध, सभी जन स्वागत के लिए खड़े हैं। ये भी एक अच्छा है। बालक, बालिकाएं कैसे खड़े हैं देखो। जब उतर गए, सड़क के दोनों किनारे रंग बिरंगे वेश में, रंग बिरंगे वेश में, मतलब उनकी जो वेशभूषा थी वो कैसी थी? रंग बिरंगी। बालक, बालिकाएं हैं, जवान हैं और वृद्ध जो स्वागत के लिए खड़े थे। उनसे मिले। सब के हाथों में गुलदस्ता था और अपनी मातृभाषा में गाना गाकर वे हम लोगों का स्वागत करते हुए भारत और वियतनाम की मित्रता दृढ़ रहे, भारत और वियतनाम की मित्रता दृढ़ रहे, ये नारे लगा रहे थे। बड़े स्नेह और अपनत्व के साथ हम लोग एक दूसरे से मिले। फिर थोड़ी देर बाद वहां से जुलूस के रूप में हम नई बनी राजकीय अतिथिशाला में पहुंचे। बहुत से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जैसे जुलूस हो। बहुत से लोग हमारा स्वागत करने आए और सब हमारे साथ साथ चले नए अतिथिशाला की तरफ, राजकीय अतिथिशाला की तरफ, जो वहां के राज्य की राजकीय अतिथिशाला थी। ठीक है, यही हम लोगों के रहने का प्रबंध था। यहां पहुंचने पर हम लोग एक बड़े होटल में बिठाए गए। यात्रा की थकावट दूर करने के लिए हमें सुगंधित गर्म रुमाल हाथ मुंह पोंछने के लिए दिए गए। साथ साथ चाय भी दी गई। थकान मिट जाती है चाय पीने से, मगर बिना दूध की। अब लेखक को बिना दूध की चाय अच्छी नहीं लगती, लेकिन थोड़ी तो लेनी होगी। वह चाय मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती, फिर भी एक दो घूंट पी लेता। वहां इसी तरह की चाय पीने की प्रथा है। मुझे तो वह चाय कुट की चिरायता जैसी लगती है। भोजन उपरांत थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक 5 बजे शाम को हम शहर की ओर निकले। वियतनाम पीपल्स पार्टी के एक वरीय सदस्य और दुभाषिया बराबर हमारे साथ रहे। हमेशा वे हमारे साथ रहे। कहाँ जाना है, क्या करना है, कहां जाना है, क्या कार्य, मतलब पूरी तरह से वे हमारे साथ रहे, ऐसा लेखक ने बताया। दुभाषिया मात्र संवाहक का काम करते थे।
कोई भी राय सलाह वे अपनी ओर से नहीं देते थे। जो भी उन्हें कहा गया है कि ये आप संदेश उन तक पहुंचाइए, या फिर जो आए हैं जैसे लेखक पहुंचे वहां, तो उनके विचार क्या है वो उनको सुनने का कार्य करते थे, अपनी राय बिल्कुल नहीं देते थे। दुभाष या मात्र संवाहक का काम करते थे, यहां से संदेश वहां, वहां का संदेश यहां, अपनी राय कुछ नहीं, अपनी निजी राय कभी नहीं बतलाते थे। हम लोग शहर का सामान्य दृश्य देखते हुए वेस्ट लेक पहुंचे। हनोई शहर के अंदर 4-5 झीलें हैं, संभवतः इसीलिए हनोई को झीलों का नगर कहते हैं। हनोई को झीलों का नगर और भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। वेस्ट झील के किनारे एक बड़ा होटल है, क्यूबा सरकार ने उसे बनाकर वियतनाम सरकार को दिया। यह होटल हनोई में जुबली होटल के नाम से मशहूर है। हनोई वियतनाम की राजधानी, हनोई में एक होटल जो जुबली होटल के नाम से मशहूर है। यहां एक और खास बात है, साइकिल की सवारी। लोग साइकिल की सवारी ही करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भी बस, मोटर बाइक, मोटर गाड़ी, ट्रक आदि व्यक्तिगत रूप से खरीदने की कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि जिधर देखिए उधर झुंड के झुंड लोग साइकिलों पर सवार घूमते फिरते नजर आते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वहां की सरकार, जिसने किसी को भी प्राइवेट रूप में इन वाहनों को खरीदने की अनुमति नहीं दी है। इससे 3 फायदे हैं, बहुत बड़े फायदे। सबसे बड़ा जो सबके लिए हित में है, सबकी भलाई में है, वो है पर्यावरण की स्वच्छता, जो हम सब के लिए है, सभी प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए लाभदायक है। पर्यावरण की सुरक्षा, ना तो मोटर बाइक्स चलेंगी, जो भी ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, तरह तरह के प्रदूषण है, उससे निजात। दूसरा स्वास्थ्य, एकदम हिट और फिट रहेंगे, एक्सरसाइज होगी साइकिल चलाने से। तीसरा बचत। अब जब गाड़ियां होंगी, मोटर बाइक होंगी, मोटर गाड़ियां होंगी, तो उसमें डीजल पेट्रोल चाहिए, जिससे जेब खाली हो सकती है। तो आर्थिक रूप से मजबूत, वातावरण की स्वच्छता और स्वयं की हिष्ट पुष्टता का ध्यान रखते हुए वहां की सरकार ने यह बहुत बड़ा कदम उठाया कि वहां के लोग हमेशा साइकिल से ही सफर या यात्रा करते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं। यह सच में काबिले तारीफ है। कभी ऐसा सुना ही नहीं था कहीं किसी भी बारे में। इस तरह झीलों और साइकिलों का शहर है हनोई। यहां ट्रक, बस और मोटर गाड़ियों का राष्ट्रीयकरण हो गया है। कोई भी इन चीजों को व्यक्तिगत संपत्ति की हैसियत से नहीं रख सकता। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत संपत्ति की हैसियत से रख ही नहीं सकता, खरीद ही नहीं सकता। दूसरे दिन सवेरे खूब तड़के जगा और 6:30 बजे तैयार हो गया। आज का प्रोग्राम बड़ा प्रेरक और महत्वपूर्ण था। हो ची मिन। अब देखिए, हो ची मिन मसोलियम जाकर उस महान नेता की पार्थिव देह के दर्शन कर श्रद्धा के फूल चढ़ाना था, जिसके बारे में लेखक ने पहले ही बताया है जब उनके स्केच के वर्णन किया है कि ऐसा व्यक्तित्व, प्रभावी व्यक्तित्व, चमत्कारी व्यक्तित्व, महान सादगी से परिपूर्ण। अब वहां पर जाकर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करना है। यही सिर्फ एक मौका था जो लेखक को मिला। हो ची मिन मसोलियम जाकर उस महान नेता की पार्थिव देह के दर्शन कर श्रद्धा के फूल चढ़ाना है। हम लोग ठीक समय मसोलियम पहुंच गए। आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बच्चों कि हो ची मिन का पार्थिव शरीर कहां था, या लेखक हो ची मिन के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए कौन से शहर गए। तो मसोलियम स्थान है जहां पर उनका पार्थिव शरीर था। जैसे नहीं, हाँ, मतलब यही कार्य होता है। नंगे पांव एक ओर से भीतर लाए गए और राष्ट्रपति हो ची मिन को माल्यार्पण करते हुए दूसरी ओर से बाहर आ गए। जिस समय हो ची मिन के पार्थिव शरीर के समक्ष खड़ा होकर माल्यार्पण कर रहा था, उस समय की अपनी मनः स्थिति को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। काश मुझे उनसे कभी साक्षात्कार करने का अवसर मिला होता। लेखक के मन में सबसे बड़ी जिज्ञासा, सबसे बड़ा भाव यही उत्पन्न हुआ कि काश
कि काश मैं इनके दर्शन कर पाता, मैं इनके साथ साक्षात्कार कर पाता, बातें कर पाता, उनके विचारों को जान पाता, उस महान हस्ती के विचारों को जान पाता। वह स्थान बड़ा शांत और पवित्र है। हो ची मिन्ह को मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। सबसे पहले उनकी पेंसिल स्केच की तस्वीर देखी थी, उसके बाद पत्र पत्रिकाओं में बराबर उनकी तस्वीर देखने को मिलती रही। आज सर्वप्रथम उनके पार्थिव शरीर को देखने का अवसर मिला। कभी भी कहीं भी उनसे भेंट नहीं हुई थी, है ना। वहां तेज रोशनी थी, वे चित्त पड़े थे, माथा जरा सा बाईं ओर झुका था, एक हाथ जांग पर रखा था, पैंट शर्ट पहने हुए थे, दुबला पतला लहसुन नुमा दाढ़ी और मूछें, लगा जैसे तंद्रावस्था में हो। जैसे तंद्रावस्था मतलब गहरी नींद। जब कोई गहरी नींद में सोया रहता है तो वो भी परमात्मा की ही कृपा से जाग जाता है। कहते हैं चिर निद्रा में सो गए। तंद्रावस्था मतलब हमेशा के लिए सो गए। तंद्रावस्था मतलब गहरी नींद, चिर निद्रा मतलब हमेशा के लिए सो जाना, अर्थात परमधाम पहुंच जाना। दृष्टा की तरह विचार मग्न हो। वहां हमें बताया गया कि उस मसोलियम के लिए रूस ने एक पावरफुल एयर कंडीशनर वियतनाम को दिया है। वहां से हम लोग उस मकान को देखने गए जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर जनरल रहते थे। वह मकान नहीं, शाही महल है। अब भी वह एक युग का प्रतिनिधित्व करता दिखता है। जब हो ची मिन्ह पहली बार उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति हुए तो उनसे उसी महल में रहने के लिए अनुरोध किया गया था, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार कर लिया क्योंकि वो भौतिक सुख सुविधाओं के आदी नहीं होना चाहते थे। बहुत ही सादा जीवन और उच्च विचारों के धनी थे। उन्होंने अपने लिए पता है कैसा घर या कैसा मकान चुना, मात्र 2 कमरे का। देखो जरा, उन्होंने अस्वीकार किया उस महल को और एक साधारण से मकान में रहना पसंद किया। जहां वे रहते थे मकान उक्त महल के पास ही था। हम लोग उसे देखने गए। छोटा सा साधारण सा मकान, कुल 2 कमरे, चारों ओर बरामदा, एक खाट जिस पर सोते थे, बिछावन, ओढ़ने के कपड़े, तकिया आदि था। एक छड़ी भी है जिसको लेकर वे बाहर निकलते होंगे और कुछ छोटी मोटी चीजें दूसरे कमरे में उनकी ही लिखी हुई पुस्तकें रखी हैं। एक बेंच भी है जहां पर लोग आने जाने वाले लोग मिलते होंगे, मुलाकाती लोग। एक टाइपराइटर मशीन भी है, उन्हें टाइपिंग आती थी। और राष्ट्रपति होने के बाद भी वे स्वयं छोटे मोटे काम अपने ही हाथों से करते थे। वे चाहते तो सत्ता के बाद कुछ ना करते, सिर्फ ऑर्डर देते। लेकिन किसी भी व्यक्ति की जो कुशलताएं रहती हैं, जो उसको, जैसे किसी को टाइपिंग आती है, कोई बहुत अच्छा लिखता है, तो ये हुनर जो है ना बेटा, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। समझ में आया? राष्ट्रपति होने के बाद भी वे स्वयं टाइपिंग करते थे। एक टाइपराइटर मशीन थी। हो ची मिन्ह राष्ट्रपति बन जाने पर भी अपनी जरूरत की चीजें स्वयं टाइप करते थे। यह उनका बड़ा पुराना अभ्यास था। कहा करते थे कि अपने जीवन भर के सीखे काम और अनुभवों को क्यों छोड़ दें, अभ्यास बनाए रखना चाहिए। वह मकान वैसा ही था जैसे अगल बगल रहने वाले साधारण नागरिकों का। जहां राष्ट्रपति रहते थे ना, राष्ट्रपति का मकान भी वहां के जो साधारण लोग थे उन्हीं की तरह था, उन्हीं के घरों की तरह था, उन्हीं के मकानों की तरह था। कोई खास नहीं था, क्योंकि खास महल उन्होंने अस्वीकार किया था। मकान के सामने एक तालाब है। दुनिया भर की मछलियों की विभिन्न जातियां भी उसमें थीं। यहीं से हम लोगों को वह मकान भी दिखाया गया जहां हो ची मिन्ह राष्ट्रपति होने से पहले थे। लेखक ने यह भी बताया है कि जिस मकान में वे राष्ट्रपति होने से पहले रहते वो फिर भी थोड़ा बड़ा था। मुझे तो उल्लेखित मकान से भी साधारण यही मकान मालूम पड़ा जहां उन्होंने राष्ट्रपति होने के बाद रहना पसंद किया। अब यहां कोई नहीं रहता, राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र का संरक्षण प्राप्त है, वियतनाम की जनता की धरोहर है, प्रेरणा स्रोत है, जहां जाने पर राष्ट्र की सुप्त आत्मा जागृत होती है। कहते हैं ना, जो अकर्मण्यशील व्यक्ति रहते हैं, जो जिनके लिए कर्म बहुत दूर की चीज है, भैया रहन दो, जो किस्मत में होगा हम तो वही करेंगे, ऐसे लोग भी जब वहां पहुंच जाते हैं और उनके बारे में सुन लेते हैं तो उनमें भी स्फूर्ति जागती है, उनमें भी कर्म करने की ललक पैदा होती है। सभी के प्रेरणा स्रोत रहे तो बच्चों किसी भी तरह से अपने मन में आलस को जगह मत देना, लापरवाही से नाता मत रखना। एक बार यदि आलस मन में आ गया, घर बना लिया, तो घर से किसी को निकालना कितना मुश्किल होता है, ये आप भली भांति जानते हो।
ना तो आलस्य को घर देना बनाने देना, ना कभी लोभ, मोह, लालच, घृणा, बदले की भावना, ईर्ष्या, नफरत, इनको कभी भी अपने मन में स्थान मत देना। तभी जाकर हम बहुत सुखी रह सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति संतुष्ट तभी रहता है जब उसके मन में ईर्ष्या, नफरत, लोभ, लालच, घृणा, जलन ऐसी भावनाएं नहीं है, तो वो खुश रहेगा। और संतोष भरा जीवन सबसे सुखी जीवन होता है। जो जीवन में हमेशा संतुष्ट रहते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। और एक बात बता दूं कि संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं है ठीक है हम भाई 10-50 हजार कमा रहे हैं, इसमें ठीक तो चलता है, अब बढ़िया है, इतना सारा धन तो रखा है, अब सोते रहते हैं, ये वाली संतुष्टि नहीं। विकास से कभी संतुष्टि नहीं रखनी है, लेकिन होड़ कभी किसी की नहीं करना है कि उसके पास है इसलिए मुझे चाहिए। मेहनत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। मान लो आज चटाई पर बैठे या जमीन पर बैठे हैं तो चटाई खरीदो, चटाई खरीद ली। अब एक कुर्सी खरीदने की हम सोचेंगे, कुर्सी के बाद हम सोफे खरीदेंगे, ठीक है। साइकिल, पैदल जा रहे हैं, हमने साइकिल खरीदी, फिर हम मोटर बाइक खरीदेंगे, फिर हम थोड़ी और, इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी जब हम मेहनत की कमाई से आगे बढ़ते हैं ना, तो वो हमारे साथ देता है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। अब देखिए वहां के लोगों की सुप्त आत्मा को जागृत कर देता है। एक आदमी है जो उसकी देखभाल करता है, एक गाइड है, उसके बारे में जानकारी देता है। वियतनाम राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रीय महत्व का स्थान है वह। और हो ची मिन वियतनाम के लोकप्रिय व्यक्ति रहे। श्री हो ची मिन वियतनाम के सर्वप्रिय नेता रहे। वहां दो शब्द बड़े प्रचलित हैं, एक हो ची मिन और दूसरा हुआ सेन। हो ची मिन तो आप जान ही चुके हैं कि ये महान हस्ती है, वहीं हुआ सेन का अर्थ है कमल का फूल। कमल के फूल की लोकप्रियता तो वहां पहुंचने पर ही पता चलती है, ये लेखक ने बताया है। तो बच्चों अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की ओर जो इसी पाठ से संबंधित है, और इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न अपने आप कवर हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास ना हो। इस कथन पर विचार करें और अपना मत दें। तो क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने चर्चा की थी कि जब तक, ठीक है, जब तक मान लो ये जमीन है, ठीक है, जमीन में भूमि है ये, और हमने जमीन में बीज नहीं बोए। जब हमने बीज बोए तभी तो कुछ पनपेगा, धीरे धीरे वो पौधा बनेगा और बड़ा होकर वो वृक्ष का रूप भी धारण कर लेगा। लेकिन कब? जब बीज बोएंगे तब ना, अचानक से तो कोई वृक्ष नहीं बन जाता। तो जिसके मन में राष्ट्रीयता की भावना होगी तभी जाकर वो देश अंतरराष्ट्रीय में शामिल हो पाएगा। धीरे धीरे जैसे हम अ वर्णमाला, जब छोटा सा शिशु है, बच्चा है, उसको सिखाया जाता है कि बेटा ये रही आपकी स्लेट। हमने स्लेट बत्ती में सीखा था। स्लेट बत्ती आप जानते हो क्या? क्या आपने भी स्लेट और चौक से पढ़ना सीखा है? तो मुझे जरूर बताएं। ठीक, अब यहां एक इस तरह की लकड़ी की पट्टी रहती थी, वो पत्थर की स्लेट बोलते थे, कभी कभी कुट्टी की स्लेट भी रहती थी। तो उस पे हमने सीखा सबसे पहले अ लिखना। ठीक है, हमारे टीचर ने या हमारे जो भी भाई बहन है उन्होंने हमें आ लिखने को कहा। बच्चा आ लिखना भी उसके लिए बहुत कठिन हो गया, तो क्या कह दिया उससे कि बेटा तुम इसी पर चौक और बत्ती फेरो, ऐसा ऐसे, फिर हाथ पकड़ाकर ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। फिर बार बार उसने वही अभ्यास किया, बार बार वही अभ्यास किया, करता गया और एक दिन उससे खुद से बन गया। तो जब एक एक अक्षर हम सीखे तभी वर्णमाला सीख पाए, और वर्णमाला जब हमने सीखी तभी हम शब्द पढ़ पाए। शब्द पढ़ के हमने वाक्यों को पढ़ा और हम बोलना लिखना सब कुछ सीख गए। शुरुआत कहां से हुई? एक अक्षर से। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अंतरराष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास ना हो। हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ में लेखक भोला पासवान शास्त्री ने वियतनाम के महान नेता
हो ची मिन्ह के प्रति बड़े सम्मान और श्रद्धा का भाव प्रदर्शित किया है। उन्होंने उनके महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें न केवल एक अप्रतिम देशभक्त कहा है, अपितु विश्व दृष्टा भी कहा है। न केवल वे वहीं अपने ही देश में लोकप्रिय रहे, विश्व भर के लोगों के लिए भी वे प्रेरणा स्रोत रहे। इस संदर्भ में लेखक ने अपना सारगर्भित और सत्यपूर्ण विचार व्यक्त किया है। क्या विचार किया है? कि जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास नहीं होगा तब तक अंतरराष्ट्रीयता पनप ही नहीं सकती। लेखक का यही मत है। सिद्ध व्यवहारिक युक्ति युक्त है कि अंतरराष्ट्रीय यह भी वस्तुतः राष्ट्रीयता की भावना ही है। अतः जब तक हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना बलवती नहीं होगी, अंतरराष्ट्रीय की भावना को आत्मसात नहीं कर पाएंगे हम। खुद का सम्मान, दूसरों का सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना, अपने से शुरू हुआ परिवार, समाज, देश, फिर अंतरराष्ट्रीय। यदि भी कुछ लोगों के अनुसार राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयता की बाधिका है, पर हमें ऐसा एकदम नहीं लगता। वास्तव में जो व्यक्ति अपने राष्ट्र को अपना नहीं समझ सकता, वह व्यापक विश्व समाज को कदापि अपना नहीं समझ सकता। अतः हम लेखक के उपर्युक्त कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि हां, जब हमारे मन में राष्ट्रीयता की भावना रहेगी तभी हम अंतरराष्ट्रीय रूप से विकास कर पाएंगे। अगला है, जिंदगी का हर कदम मंजिल है। बेटा, मैंने अभी कहा कि ये जो प्रश्न है वो सभी प्रश्नों का निचोड़ है, पाठ का सार है, तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनो। जिंदगी का हर कदम मंजिल है। इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है। इस कथन का अभिप्राय क्या है? लेखक ने क्या कहा है कि जिंदगी का हर कदम मंजिल है। पता नहीं, कुछ लोग चलते चलते कोई ठोकर आ जाए, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो लौटकर वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और सफलता तक पहुंच जाते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल दूं। जैसे मान लीजिए सर्दियों का मौसम है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। अब जो घर में दुबके पड़े हैं, दम नहीं होगी रजाई से बाहर निकलने, नहीं भाई सर्दी है हम ना निकलें, और जो नियम पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं, अपना कर्म करते हैं, उनके लिए क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बारिश, हर एक ऋतु का सामना करते हुए वो अपने मनोबल, अपनी इच्छा शक्ति से चले जाते हैं। उनको कुछ नहीं होता है। सर्दी में कुछ, अरे भाई नहीं नहाएंगे आज तो नहीं नहाएंगे, बहुत ठंडी है, ऐसा होता है घरों में, बच्चे अक्सर करते हैं और कभी कभी बड़े भी। लेकिन जिनका नियम पक्का रहता है, जो कर्मठ रहते हैं, जो अपने प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, और सबसे बड़ी बात की आदत जिसकी जैसी होती है वो हमेशा रहती है। 12 टक बुढ़ापे टक, ऐसी मेरी दादी कहती थी। 12 टक, टक मतलब आदत। जिसकी बचपन में जो आदत होगी वही। होनहार विरबान के होत चीकने पात। जो होनहार रहते हैं उनके पहले ही कदम दिख जाते हैं कि ये क्या करने वाले हैं, तो वो नहा धोकर सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे और घर वापस भी आएंगे, पता चला घर वाले लोग अभी भी रजाई में दुबक कर सो रहे हैं। तो फिर क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कि जिंदगी का हर कदम मंजिल है, रुकना मना है, थकना मना है। स्वामी विवेकानंद जी का कथन भी आप हमेशा अपने मन मस्तिष्क में बसा कर रखो कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल पर ना पहुंच जाओ। तब तक मत रुको जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए। अब देखते हैं उत्तर इसका। हाँ जी, जिंदगी का हर कदम मंजिल है। मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक जाती है। इस कथन का अभिप्राय है क्या? हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक यात्रा वृतांत के लेखक श्री भोला पासवान शास्त्री जी हैं और उन्होंने वियतनाम यात्रा के आरंभ की अपनी मनः स्थिति के संदर्भ में विवेच्य कथन कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि जिंदगी का हर कदम अपने आप में मंजिल है। हर एक कदम अपने आप में मंजिल है, बस कदम बढ़ाओ तो, यहीं के यहीं रुको मत। परंतु किस कदम पर व्यक्ति के जीवन में विराम लग जाए यह नहीं पता है। अर्थात जीवन कब, कहां और कैसे रुक जाएगा यह सर्वथा अज्ञात रहता है, किसी को नहीं पता। अतः लेखक को
व्यक्ति का हर कदम एक मंजिल जैसा प्रतीत होता है। अगला है हनोई साइकिलों का शहर है। हम इस बात से क्या सीख सकते हैं? हनोई क्या है? पहले तो आप मुझे बताइए हनोई क्या है? वियतनाम की राजधानी। वेरी गुड बच्चों। और हनोई कहां बसा है? रेड रिवर के किनारे। ये हुई ना बात। और बताएं, झीलों का नगर, साइकिल की सवारी का शहर। बहुत बढ़िया। देखो, हनोई वियतनाम जैसे देश की राजधानी है। उसकी अनेक विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है साइकिल की सवारी। वहां के सभी लोग साइकिलों पर सवार होकर यत्र तत्र सर्वत्र आते जाते घूमते फिरते हैं। कारण क्या है कि वहां बस, ट्रक, मोटर गाड़ियों का राष्ट्रीयकरण हो गया है। कोई भी निजी रूप से यह वाहन नहीं खरीद सकता। इस प्रकार हनोई साइकिलों का शहर है। इसमें हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी सवारी के लिए प्रदूषण फैलाने वाली मोटर गाड़ियों को छोड़कर साइकिल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी बनेगा, बचत भी होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य द्वारा लिंग निर्धारित करें। निधि। निधि, निधि क्या है? यह मेरी एकमात्र निधि है। निधि। स्केच, पुल्लिंग, उग्रवादियों का स्केच। निकल गए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है। संपत्ति, संरक्षण, उन्नति। अब देखना है हमें उपसर्ग। उपसर्ग देखना है। उन्नति का उत, परिलक्षित का परि, प्रतिकृति का प्रति, अपूर्व का अ, स्वागत का सु। तो बच्चों, ये थे हमारे चैप्टर मेरी वियतनाम यात्रा, जो लिखा है भोला पासवान शास्त्री जी ने, जो कि बिहार राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उन्होंने इस पाठ में किया है हो ची मिन जी का वर्णन, जो वियतनाम के राष्ट्रपति रहे। ऐसा व्यक्तित्व जिनको देखकर सबको कर्म याद आ जाए। इस पाठ को देखकर हमें यही शिक्षा मिलती है, पढ़कर यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में रुकना नहीं है, निरंतरता के साथ कर्म करते आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।